हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। और आज के इस सेशन में हम लोग पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरियाज एक्ट 1996, जिसे हम पेसा एक्ट के नाम से जानते हैं, इसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि भाई पेसा जो ये पंचायती राज एक्सटेंशन क्यों किया गया शेड्यूल एरियाज़ में, एक इसका बेसिक बैकग्राउंड। इसके बाद इस पेसा एक्ट के द्वारा जो शेड्यूल एरियाज़ में ग्राम सभा है उसको किस तरीके से इम्पावर किया गया। इसके बाद से हम ये देखेंगे कि इसके इम्पैक्ट्स क्या पड़े, और लास्ट में हम लोग क्रिटिकल इवैल्यूएशन करेंगे कि भाई जो ये पंचायती राज एक्सटेंशन तो ला तो दिया गया शेड्यूल एरियाज़ में, लेकिन अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं यहाँ पर इन एरियाज़ में। जो इसका रियल ऑब्जेक्टिव था कि भाई हम इवन ट्राइबल रीजन में, ट्राइबल एरियाज़ में भी हम लोग ट्राइबल पीपल्स के बीच में डायरेक्ट डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करेंगे, उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो क्रिटिसिज्म डिस्कस करेंगे, और लास्ट में हम ये डिस्कस करेंगे कि एक वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है या फ्यूचर इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, क्या एक्शन लिए जाने की ज़रूरत है। तो एक तरीके से पूरा कंप्लीट या कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग लेंगे हम पेसा एक्ट के बारे में। तो मैं इस लेक्चर को डिटेल में यहाँ पर शुरू करूँ इससे पहले ब्रीफ अबाउट मी यहाँ पर, और मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार चैनल में आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा जिससे कि नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको इस प्लेटफॉर्म पर ये देखने को मिलेगी कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिफरेंट प्लेलिस्ट मिलेंगी, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन पे, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट पर, जैसे कि कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये यूजीसी नेट से रिलेटेड जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है उसके भी आपको यहाँ पर लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा ताकि आप डायरेक्टली कनेक्टेड रह सके मेरे साथ। कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर, और ईमेल भी आपको प्रोवाइड की गई है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। ओके, मेरा एक दूसरा चैनल है चैट पोस्ट, आप चाहें तो इसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलते हैं हम आज के लेक्चर पे, दैट इज़ पेसा एक्ट। तो पेसा एक्ट का एक इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का, जिसका एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई डायरेक्ट डेमोक्रेसी लाई जाए इंडिया के ट्राइबल रीजन में। तो जो पेसा एक्ट है बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये पंचायती राज, जो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, भाई पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस तो इस्टेब्लिश कर दिए गए थे। मुझे कमेंट करके बताओ कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस कब दिया गया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस इनको कब प्रोवाइड किया गया और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा दिया गया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट मुझे बताइएगा और किस ईयर में लाया गया था ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, तो हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इसी जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को फर्दर एक्सटेंड किया गया, एक्सटेंशन किया गया इसके प्रोविजंस को, कहाँ पर, शेड्यूल्ड एरियाज़ में। शेड्यूल एरियाज़ क्या होते हैं? वो एरियाज़ होते हैं जहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटीज़ का सेटलमेंट होते हैं, या जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के द्वारा इनहेबिटेड किए गए एरियाज़ को हम शेड्यूल एरियाज़ कहते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया कि व्हाट आर द शेड्यूल एरियाज़, इस पे कन्फ्यूज़न मत करना। ओके, तो यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ थी, ट्राइबल पीपल्स थे, उनके बीच में भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम इस्टेब्लिश कर सकें, ये एम एंड ऑब्जेक्टिव था। और इस एम एंड ऑब्जेक्टिव के साथ में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का एक्सटेंशन किया गया। अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आप कहेंगे कि जो पंचायती राज एक्ट था जब लाया गया था, जिसके बारे में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है, उसमें क्यों नहीं? तो आपको पता है कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, ओके, शेड्यूल एरियाज़ हैं, हमारे यहाँ 5th शेड्यूल एंड 6th शेड्यूल पे उनकी गवर्नेंस को लेकर कुछ स्पेशल स्टेटस दिया गया है, और वहाँ पे गवर्नेंस कुछ डिफरेंट तरीके से होता है। ओके, तो इसलिए ये हमें एक सेपरेट लाना पड़ा पेसा एक्ट, जो इन एरियाज़ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश किया जा सके। ओके, सो ये एक्ट बेसिकली रिकॉग्नाइज करेगा, रिस्पेक्ट करेगा ट्रेडिशनल राइट्स एंड कस्टम ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटीज़। तो जो उनका रिच कल्चर है, जो डाइवर्सिटी है इंडियन सोसाइटी में, हम उसको सिक्योर कर सके, प्रिजर्व कर सके, और जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के ट्रेडिशनल राइट्स एंड कस्टम्स हैं, हम उनको उनकी रिस्पेक्ट कर सकें, उनको रिकॉग्नाइज कर सकें। और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस या लोकल गवर्नेंस या लैंड यूज़ किस तरीके से होना है, नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, इस
पूरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इनको पार्टिसिपेशन ऑफर कर सकें। इनके लिए एक तरीके से ऐसी मैकेनिज़म्स इस्टेब्लिश की गई ताकि डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में इनका भी रोल हो और ये उसमें पार्टिसिपेट करें कि भाई हमारे लोकल एरियाज़ में जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो लैंड यूज़ है, जो लोकल गवर्नेंस है, उस पर हमारे ट्रेडिशनल राइट्स और कस्टम्स के आधार पर गवर्नेंस होनी चाहिए। ओके, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसमें जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि व्हाट आर द शेड्यूल एरियाज़, तो शेड्यूल एरियाज़ क्या हैं, जहाँ पर वो एरियाज़ जहाँ पर ट्राइबल इनहेबिटेंट होते हैं वो चीज़। इसके बाद से आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेशल स्टेटस प्रोवाइड किया है, रिकॉग्नाइज़ किया है ट्राइबल कम्युनिटीज़ का और उनको प्रोटेक्ट करने का और वेलफेयर प्रोवाइड करने का, जैसे कि 5th and 6th शेड्यूल। ओके, देन वुमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो इस जो एक्ट है पेसा एक्ट, इसके द्वारा वुमेन का लोकल गवर्नेंस बॉडीज़ पे रिप्रेजेंटेशन इसको प्रमोट किया जाएगा। तो ये कुछ इसके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। शुरू करते हैं हम कि इस पेसा एक्ट की शुरुआत कहाँ से होती है। तो जो भूरिया कमेटी रिकमेंडेशन थी 1995 में, ये एक आधार बनती है, बेस बनती है कि भाई जो ट्राइबल सेल्फ रूल फॉर पीपल लिविंग इन द शेड्यूल्ड एरियाज़ इन इंडिया, उनके लिए सेल्फ रूल को इस्टेब्लिश किया जाए, वहाँ पर भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया जाए, और इसके लिए लेकर आते हैं पेसा एक्ट 1996 इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा। तो इस तरीके से ये बैकबोन बनती है पेसा एक्ट ट्राइबल लेजिस्लेशन इन इंडिया के लिए और इन ट्राइबल पीपल्स के सेल्फ गवर्नेंस के लिए। ओके, तो ये तो हो गया भूरिया कमेटी। अब हम ये देखते हैं कि पेसा एक्ट की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। तो पेसा एक्ट 1996 के द्वारा ग्राम सभा को कुछ स्पेशल पावर दी गई। ओके, कि किस तरीके से जो विलेज काउंसिल होती हैं इन द शेड्यूल्ड एरियाज़ में, वो किस तरीके से अपनी पावर इंजॉय करेंगे और उनके पास क्या पावर रहेगी। तो सबसे पहले कि जो डेवलपमेंट एंड वेलफेयर के प्लान्स होंगे उस विलेज में, उस एरिया में, उस ट्राइबल शेड्यूल एरिया में ट्राइबल पीपल्स के लिए, उसका अप्रूवल करेगी कौन, ग्राम सभा। इसके बाद से इलेक्ट करेगी मेंबर्स ऑफ द पंचायत्स को। इसके बाद से जो लैंड का ट्रांसफ़र है इन द विलेज टू द नॉन ट्राइबल्स, इसको प्रोहिबिट करना। इसके बाद से जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस होंगे, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस रीजन में, उस एरिया में, उसको मैनेज करना, किसको, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को। इसके बाद से अगर कोई मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लाया जाता है उस विलेज में, तो भाई ग्राम सभा को से कंसल्ट किया जाएगा। फॉर एग्जांपल ट्राइबल पीपल्स जो जिस क्षेत्र पे रह रहे हैं शेड्यूल एरिया में, कोई बहुत लार्ज हाइड्रो डैम बन रहा है। ओके, तो उस ऐसे मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए भाई कंसल्ट किया जाएगा ग्राम सभा के साथ में। तो इस तरीके से जो पेसा एक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट को इस तरीके से इंस्ट्रक्शन दी गई कि वो भाई जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ के ओवर द लैंड, वाटर एंड फॉरेस्ट एक्सेट्रा, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए स्टेप्स लेगा स्टेट गवर्नमेंट। ओके, तो ये इसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक थी पेसा एक्ट 1996 की। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट्स ये हमारे MCQ के रूप में वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। कई बार ये आप देखोगे, ये पॉइंट तो आपको UPSC एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये सारे पॉइंट्स, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हमने बेसिक कैरेक्टरिस्टिक तो जान लिया कि पेसा एक्ट की क्या है। तो जो पंचायती राज का एक्सटेंशन हुआ शेड्यूल एरियाज़ में, इसके थोड़े से बेसिक इम्पैक्ट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक अगर देखें तो भाई ये एक हिस्टोरिक स्टेप था। मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, उनमें लोकल सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट कर रहा है, उनको एम्पावर कर रहा है। एम्पावर कैसे कह रहा है, क्योंकि देखा आपने ना कि ग्राम सभा जो है उसको कितनी पावर दी गई थी, चाहे वो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को मैनेज करने का हो या लैंड या फॉरेस्ट का यूटिलाइजेशन हो। तो यहाँ पर आप एक तरीके का ये हिस्टोरिक स्टेप है, एक सिग्निफिकेंट स्टेप है जो एम्पावर करता है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, और उन पे लोकल सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट करता है। इसके बाद से फीचर्स ऑफ एक्सटेंशन अगर देखें तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो शेड्यूल एरियाज़ में एक्सटेंड किया गया, यहाँ पर रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स
वो एक इम्पॉर्टेंट है। देन डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, स्वाभाविक सी बात है लोकल डेवलपमेंट को प्रमोट करेगा, ओके, सोशल सर्विसेज की एक्सेस को प्रमोट करेगा और पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग को बढ़ाएगा कि भाई जो लोकल पीपल जब अपने एरिया के डेवलपमेंट में शामिल हैं तो यहाँ पर बेटर डेवलपमेंट हो सकता है, ओके, वो बेटर डिसीजन ले सकते हैं, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया जा सकता है यहाँ पर। इसके बाद से हम देखें ऑब्जेक्टिव क्या था इस एक्सटेंशन का, तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या था। भाई ट्राइबल पीपल्स या ट्राइबल कम्युनिटीज़ को एम्पावर करना, ओके, और ये कैसे किया गया, लोकल सेल्फ गवर्नेंस के मैकेनिज्म को स्टैब्लिश करके। गुड गवर्नेंस कैसे प्रमोट किया गया, क्योंकि भाई पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। आपने देखा ना कि किस तरीके से जो ग्राम सभा है उससे कंसल्ट किया जाएगा, माइनर फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट है उसको मैनेज करेगी, तो पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या कर रही है, गुड गवर्नेंस को इस्टेब्लिश कर रही है। इक्विटी कैसे, भाई सोशल जस्टिस और इक्विटी प्रमोट किया गया इस एक्सटेंशन के द्वारा, क्योंकि भाई आप इन पर्सनस ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हो, रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को, तो यहाँ भी इक्विटी इस्टेब्लिश किया गया। तो ये ऑब्जेक्टिव्स थे। इम्पैक्ट्स क्या पड़े इसके, डेवलपमेंट हमने ऑलरेडी देखा है कि जो डेवलपमेंट होगा इम्प्रूव होगा, लोकल डेवलपमेंट, सोशल सर्विसेज जो हैं शेड्यूल एरियाज़ में उनका एक्सेस यहाँ पर होगा, सोशल सर्विसेज जैसे कि मान लीजिए एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा, पार्टिसिपेशन होगा, देखा ना आपने कि किस तरह से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को हमने पार्टिसिपेटरी बनाया, फिर वुमेन एम्पावरमेंट, तो ये कुछ इम्पैक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे इसके। चैलेंजेस और क्रिटिसिज्म अगर हम देखें, इनएडिक्वेट रिसोर्सेज, तो कई बार जो ये डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो कई बार कई सारी पॉलिसीज़ और प्रोग्राम बना तो लिए जाते हैं, लेकिन लैक ऑफ एडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्सेज या इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेज की वजह से इसके इम्प्लीमेंटेशन उतना इफ़ेक्टिव नहीं हो पाता है, और हम जो हमारे एम एंड ऑब्जेक्टिव्स थे वो हम अचीव नहीं कर पाते। तो इनएडिक्वेट रिसोर्सेज, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटीज़, ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आती हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, भाई हमारे एम एंड ऑब्जेक्टिव तो बहुत अच्छे थे, गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट, पार्टिसिपेटरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे बहुत सारी जो डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या एलीट ग्रुप्स हैं उनका यहाँ पर इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, दैट इज़ नॉट गुड। इस तरीके से हम एम एंड ऑब्जेक्टिव्स नहीं अचीव कर पाएंगे। देन क्रिटिसिज्म, अगर हम इसको ओवरऑल क्रिटिसाइज़ करें तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि अब ये कैसे, भाई जब अभी तक भी हम इन शेड्यूल एरियाज़ में जो लोग रह रहे हैं उनकी पॉवर्टी को नहीं एड्रेस कर पाए हैं, ओके, इनइक्वालिटी, उन्हें इक्विटी अभी भी प्रोवाइड नहीं कर पाए हैं, वहाँ पर इक्विटी एंड सोशल जस्टिस की जो ज़रूरत है हम उसे अभी अचीव नहीं कर पाए हैं। तो हम कैसे कहें कि जो पैसा हम जिस एम एंड ऑब्जेक्टिव्स के साथ लाए थे उसमें हम सक्सेसफुल रहे, दो कि हमारा एम बहुत अच्छा था बट कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आपको कंक्लूड करना है और फ्यूचर इम्प्लीकेशन दिखाना है इसके, जो हम लास्ट स्टेज में करते हैं अपने इस किसी भी आंसर के, तो आप दिखोगे कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो एक्सटेंशन पेसा एक्ट था बेसिकली एक लैंडमार्क लेजिस्लेशन था, नो डाउट, पार्लियामेंट के द्वारा बहुत अच्छी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के साथ लाया गया, जैसे गुड गवर्नेंस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को प्रमोट करना, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को बढ़ाना, लेकिन कहीं ना कहीं इसके बहुत सारे क्रिटिसिज्म हैं, जैसे कि फाइनेंशियल रिसोर्सेज इनफ नहीं होना, इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी उतनी नहीं होना, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होना, ये सारी चीज़ें हमने देखा, ओके। तो इंडिया का जो फ्यूचर ऑफ इंडियाज़ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट कहीं ना कहीं डिपेंड करता है इस चीज़ में कि हम इन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को किस तरह के बीच में किस तरीके से इक्विटी एंड सोशल जस्टिस को प्रमोट कर रहे हैं, किस तरीके से हम लोकल लेवल पे जो डेमोक्रेसी है उसे इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर ज़रूरत है कॉल टू एक्शन लेने की, एक इफ़ेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है कि भाई लेजिस्लेशन एग्जिस्ट कर रहा है, हमारे पास मैकेनिज़्म है, ज़रूरत है उसको इफ़ेक्टिव वे पे
इम्प्लीमेंट कर सकें, ताकि जिस एम एंड ऑब्जेक्टिव के साथ में ये लेजिस्लेशन लाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, हम उसे अचीव कर सकें। ओके, तो ये कॉल टू एक्शन हो सकता है। बाकी आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है पेसा एक्ट को लेकर, हो सकता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इन एरियाज से बिलोंग करते हैं, तो आप मुझे अपना पर्सनल ओपिनियन और एक्सपीरियंस शेयर करिएगा, जो इसके क्रिटिसिज्म मतलब प्रॉज एंड कॉन्स को लेकर है, कि भाई जो जितने हमने इसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस किए, क्या ये वाकई इम्प्लीमेंट होते हैं क्या वहाँ पर। ओके, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कोई है तो मुझे ज़रूर शेयर करिएगा, अच्छा लगेगा मुझे जानकर, और ये नॉलेज हमें एनरिच करेगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट जो आप मुझे ऑलरेडी दे रहे हैं। प्लीज़ लेक्चर को लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आया होगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।